अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। सर अगर आपको वॉइस क्लियर है और डिस्प्ले क्लियर है तो हैंड रेज कर दीजिए। जी अब आवाज क्लियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी हमारा सिलेबस का आज लास्ट डे है। चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 19 का जो सेकंड हाफ है इंशाल्लाह वो आज हमारा टारगेट है। E7 जो है वो प्लान किया हुआ था कि वो करवा दूंगा। आप लोगों के जहनों में कोई और सवाल हो सेल टैक्स के हवाले से तो वो जरूर करवा दूंगा। जी शुरू करते हैं। सर जी मैं आपको चैप्टर नंबर 19 का फर्स्ट हाफ सारा करवा चुका था, ये समरी तक। सॉरी सर रिकॉर्ड क्या है? मेनली सब कुछ वही है, सब कुछ वही है जो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 15 के रिकॉर्ड। अपने जहन में रखिए चैप्टर नंबर 15 में रिकॉर्ड्स की जो बात की थी, चैप्टर नंबर 15 में रिकॉर्ड्स की जो बात की थी उसी को ही यहां पर देख रहे हैं। मतलब सेम उसी पैटर्न पे ही है कि जनाब सबूत रिकॉर्ड में असल में क्या चीज है, वो सबूत है जो आपने अपने पास रखने रिटर्न जमा कराने के बाद। अगर सेल की है तो सेल का रिकॉर्ड होता है। क्या रिकॉर्ड है? सप्लाई का रिकॉर्ड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, नेम एंड एड्रेस ऑफ द टू होम सप्लायर्स इन अमाउंट ऑफ द टैक्स चार्ज। सारी चीजें आपने अपने पास रिकॉर्ड में मेंटेन करनी है। असल में होता ये कि एक इनवॉइस जो है वो तो हम इशू कर देते हैं और दूसरी उसकी डुप्लीकेट अपने पास रखते हैं और वो ही रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड ऑफ गुड्स परचेज्ड शोइंग description, quantity, value of goods, name, address and registration number, the amount of the tax on purchase. जब हम बात करते हैं परचेजेस पे तो सेम ऊपर वाली चीजें ही हैं, देख लें। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सप्लायर, द अमाउंट ऑफ द टैक्स ऑन परचेजेस। सर अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो फिर वही डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू और टैक्स पेड। Sir, record of zero rated and exempt supplies. Double entry sale tax account. Following further information is also desired. Sir, ये सारी चीजों के अलावा रिकॉर्ड में कौन कौन सी चीजें आपने अपने पास रखनी है फॉर सेल टैक्स पर्पजेज? टैक्स की इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंट्री, यूटिलिटी बिल्स, सैलरी लेबर के बिल्स, रेंटल एग्रीमेंट, सेल परचेज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, records relating to gate pass inward and outward and transport receipts, such other record as may be specified by the provided that the person paying retail tax shall keep such record as may be specified by the board. वो कहता है provided the person paying retail tax shall keep such record as may be specified by the board.
जो बंदा रिटेल टैक्स पे कर रहा हो वो रिकॉर्ड अपने पास रखेगा भी स्पेसिफाइड, जैसे कि बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। सर ये सारी चीजें रिकॉर्ड में क्या क्या अपने पास रखना है इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं द बोर्ड में रिक्वायर a registered person to declare and use only as many number of business bank account as may be specified to make or receive payments on account of purchase and sale transaction and to make payment of due tax from such account. Sir, बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा कि आप अपने बिजनेस बैंक अकाउंट बताएं, फिर जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे अपने बिजनेस के बाद से वो उन अकाउंट्स के थ्रू करेंगे। और ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं कि जनाब उन अकाउंट्स के जरिए ना हुई तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। बोर्ड स्पेसिफाई कर देगा, बोर्ड में स्पेसिफाइड टू कीप such other record for the sale of for the sales tax purposes. Sir, board may specify to keep such other record for the sale tax purposes. The board may specify to use such electronic fiscal cash register. Sir, ये वही कैश रजिस्टर है जिसके ऊपर इसने इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाजत की थी, याद है आपको? ऑफिस इक्विपमेंट पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना, सिर्फ कैश रजिस्टर पे करना है, फिजिकल कैश। सर वो इसीलिए कहा था कि असल में उसको ये ठीक लगता है और वो कहता है जनाब के बोर्ड स्पेसिफाई करेगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर जो है उसको जो है यूज करना है। सर ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है ये वाला रिकॉर्ड अंग्रेजी और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में अपने पास बिजनेस प्रेमिसेस में रखेगा। और अगर कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको कंपनीज एक्ट के तहत जिसका ऑडिट भी होता है तो वो एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स भी सबमिट करेगा along with the certificate by the auditor certifying the payment of due tax by the registered person. सर एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स भी सबमिट करेगा। सर टैक्स इनवॉइस पढ़ा दिया था सर। सर रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, आपने रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना होता है कितने अरसे के लिए? 6 साल। इनकम टैक्स में भी यही पढ़ा था और इनकम टैक्स में भी ये जुमला साथ ही पढ़ा था कि अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो जब तक वो प्रोसीडिंग खत्म नहीं होती आपने रिकॉर्ड अपने पास में। सर यही बात यहाँ पे A person shall retain the record and document for a period of 6 years after the end of the tax period to which such record or document relate or till the final decision in any proceeding, including proceeding for assessment, appeal, revision, reference, petition, and any proceeding before an alternate dispute resolution committee. सर जी रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड के वाले से ये बात है। सर मिसलीनियस की बात करने लगा हूं। सर एक्सेस टू ऑडिट एंड डॉक्यूमेंट, सर एक्सेस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट चैप्टर नंबर 15 में आपने ऑडिट पढ़ा था सर, बिल्कुल वही है। चैप्टर नंबर 15 में जो ऑडिट पढ़ा था ना आपने, बिल्कुल वो यही था। सर क्या है, हर बंदे के लिए लाजमी है कि वो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स अपने पास मेंटेन करे और जब कमिश्नर उससे रिक्वायर करे तो उसको वो रिकॉर्ड मुहैया करे। अच्छा अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड को मेंटेन किया हुआ है तो जिस डिवाइस पर जिस सिस्टम पर उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ उस कमिश्नर को उसकी एक्सेस प्रोवाइड करे। ये दोनों बातें वहां पे पड़ी थी। और ऑडिट जो है वंस इन अ ईयर हो सकता है। ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू जो है जिसको कमिश्नर ऑथराइज करे वो साल में एक बार ऑडिट करवा सकता है। और ये ऑडिट कंडक्ट किया, ऑडिट में ऑडिट प्रोसीडिंग कंडक्ट की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक लिंक के जरिए। इलेक्ट्रॉनिकली भी ऑडिट प्रोसीडिंग की जा सकती है वीडियो लिंक के जरिए, जैसे कि बोर्ड ने प्रिस्क्राइब
किया है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अगर कमिश्नर के पास इंफॉर्मेशन है और उसके पास सफिशिएंट एविडेंस है कि ये बंदा टैक्स फ्रॉड टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व है, तो वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर बंदे को एंगेज करेगा और उसे कहेगा कि तुम क्या करो, ऑडिट करो, इंक्वायरी करो। जो उसने लफ्ज लिखा है वो लिखा है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेट। असल में ये क्या है, ये ऑडिट ही तो है। फिर उसके बाद अगली बात है, इफ द कमिश्नर हैज इंफॉर्मेशन और सफिशिएंट एविडेंस दैट सच रजिस्टर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व इन द टैक्स फ्रॉड और एवेजन। सर वो अगली बात ये है, रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई, जरा देखिए उनको। सर जी, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, चाहे एनुअल जर्नल ऑफ पाकिस्तान एजीपी वालों ने ऑडिट कंडक्ट कर दिया हो। यानी अगर ऑडिट जर्नल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट कंडक्ट कर भी लिया हुआ है तो जनाब ये टैक्स का ऑडिट अलग होता है और इसका ऑडिट कंडक्ट होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, the officer inland revenue may, after obtaining the registered person explanation on all the issues raised in the audit, shall pass an order to impose the correct tax including default surcharge and penalty and recovery of amount erroneously refunded. सर ऑडिट की कंप्लीशन पर ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू आफ्टर ऑब्टेनिंग द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सप्लेनेशन, सर जी जाहिर बात है उससे लगा खराबी है, उसने ऑडिट का कह दिया, एनुअल ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट किया तो तब भी ऑडिट कर दिया। ऑडिट करने के बाद आखिर तो वो कोई फाइंडिंग्स करेगा ना, कोई नतीजा निकालेगा। सर ऑडिट करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू में after obtaining the registered person explanation on all the issues raised in the audit shall pass an order to impose the correct tax including default surcharge and penalty and recovery of amount erroneously refunded। सर ये वाली बात हो गई। जो पहले आपने जो रिफंड कर दी गई थी उसको क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे, पेनल्टी डिफॉल्ट सरचार्ज सारा कुछ लगेगा। ये वाली अगर वो आपसे सेल टैक्स के ऑडिट के बारे में पूछे तो आपने ये वाली बात लिखनी है। गर्चे इसकी हेडिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड एंड ऑडिट डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन असल में ये सेल टैक्स के ऑडिट की बात कर। सर जब आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करना होता है और जब सेल टैक्स लायबिलिटी को डिटरमिन करना होता है या कोई भी रीजन हो उसके लिए आप कहते हैं यार मुझे सैंपल दिखाओ अपनी प्रोडक्ट के। एक कमिश्नर साहब चले गए शुगर मिल में, वो कहते हैं आपकी शुगर किस क्वांटिटी की किस क्वालिटी की बन रही है, हमें सैंपल दिखाना है। उन्होंने सैंपल ला लिया, उन्होंने कहा इतने से सैंपल से क्या होता है, 10 बोरियां गाड़ी में लिखवा दें। समझ आ रही है? तो उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होगा, आप जो सैंपल आपको पड़ा जरूरी चाहिए जितना नेसेसरी है सिर्फ वही सैंपल ड्रॉ करेंगे और मिनिमम क्वांटिटी का सैंपल होगा जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। अगर जो at the time of taking the sample the person in possession of the goods shall be informed and given the opportunity to sign the representative sample so drawn and take corresponding sample from his own record. Any sample taken as above shall be taken against a proper receipt, a copy each of which shall be kept in the record by the registered person and LTO या RTO। सर आपने प्रॉपर वसूली देकर वो सैंपल हासिल करना है और जितना सैंपल लिया है उसका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड पर्सन के पास भी रहेगा जिसने सैंपल दिया है और आपके दफ्तर में एलटीओ या आरटीओ में भी जाएगा।
सर ड्राइंग ऑफ सैंपल में आपने नहीं पढ़ी कभी पहले? देखिए मैंने 4 बार पढ़ाई हुई है, ज़हन में लाए। अगर नहीं आ रही तो पढ़ना चाहिए ना आपको साथ। लार्ज टैक्स पेयर यूनिट और रीजनल टैक्स ऑफिस, आप लोगों को पता है भाई? ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट, the commissioner or officer inland revenue may, in respect of any transaction between persons who are associate, determine the transfer price of taxable supply between the person as is necessary to reflect the fair market value of the supply in an arm's length transaction. सर अगर एसोसिएट के दरमियान में ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर एसोसिएट के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है तो मेक श्योर होनी चाहिए वैल्यू सप्लाई क्या हो, मार्केट वैल्यू, आर्म्स लेंथ वैल्यू। यानी दो लोग, अगर दो कंपनी एसोसिएटेड है तो है मुमकिन है कि वो उसे स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हो या वैल्यू कम लगा रहा हो। सर कम नहीं होनी चाहिए, जो मार्केट वैल्यू है वो होनी चाहिए। नहीं सर, ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट की बात भी खत्म हो गई। सर मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारे चैप्टर नंबर 19 अब कंप्लीट करा चुका। कोशिश यही रही कि आपके साथ अच्छे तरीके से आपको सारी बातें बता दी जाए। अलबत्ता E7 एक स्टूडेंट ने कहा था सर E7 वैसे मैंने करवाया पिछली क्लास में ही। अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिए तो वो तो कुछ भी नहीं है यार। सर जी सेल टैक्स में से क्रैम कौन सा करना है और अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली? सर ये बताने लगा हूं आपको। सेल टैक्स आप लोगों ने तैयार करना है। मैंने आपको पहले जो प्लान दिया था उसके मुताबिक तो मैंने वेडनेसडे को टेस्ट कहा था, लेकिन जो स्टूडेंट फीडबैक है उसकी बेस पर और आप लोगों से भी मैं मशवरा कर लेता हूं कि मैं चाह रहा हूं कि कल की ब्रेक देके परसों टेस्ट दिया जाए ताकि आप एक बेहतर तैयारी कर लें। यस और नो? सर जी यानी वेडनेसडे नहीं बल्कि थर्सडे टेस्ट होगा आपका सेल्स टैक्स का। इसमें कौन से एरिया क्रैप करना है, कहां पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्या चाहिए। सर मैंने अपने तौर पे आपको 7 में मैंने जो पिछले 2 दिनों में करवाए हैं और पिछली एक संडे और ये वाली संडे भी उसमें भी सारा काम यही करवाया न्यूमेरिकल, ताकि सेट बैठ जाए, आप लोगों के जेब में फॉर्मेट आ जाए, आप लोग सवाल करें और वो सवाल अच्छे से हो जाए। वो न्यूमेरिकल आना ही आना है 18 नंबर का, ठीक है? और उसके अलावा थ्योरेटिकल पेपर मैं आपको कल का दिन ऑफ दे रहा हूं ताकि आप परसों ये 30 नंबर पक्के तैयार कर रहे हैं। सर आपको ऑफ देने का मकसद ये है कि आप कम से कम 7वें से लेकर 15वें तक सारे क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स एक बार हाथ से गुजार लें, जिन्होंने अब तक नहीं किए खुद करें। वीडियो 10 बार भी देख लेंगे तो करने नहीं आएंगे सर, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। 7वां साइमन एसोसिएट वाला है, वहां से शुरू करें और लास्ट न्यूमेरिकल मेहरबान एसोसिएट है। ये सर सारे न्यूमेरिकल्स आपको एक बार हाथ से गुजार लें। एक दिन बैठे जिस तरह मैंने करवाए बैक टू बैक, इस तरह एक दिन बैठ के बैक टू बैक न्यूमेरिकल करें। 6 घंटे में 8 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। मुझसे पूछे तो मेरा तो दिल चाहता है कि यार आप एक बार बैठे और ये 8 न्यूमेरिकल करके उठे। मेरे पास हल्का फुल्का जो पानी पीना पी ले, इतनी हल्की फुल्की ब्रेक यार साल लग रही है, उतनी असल में ब्रेक तब भी आ जाती है जब आप सवाल टैली कर रहे होते हैं ना करके, उतनी ब्रेक आपको तब भी मिल जाती है। लेकिन ये 6 घंटे एक बार इन्वेस्ट करें, यकीन माने आपका सेल टैक्स न्यूमेरिकल आपकी टिप्स पे आ गए।
ये जो हर न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल तो हाथ की चांदा ही नहीं तो न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। वो एक बार उसकी सारी एडजस्टमेंट करें, अगली एडजस्टमेंट में आपको मजा आ रहा होगा, रिपीट हो रही है, उससे अगली एडजस्टमेंट फिर यार रिपीट हो रही है, फिर एडजस्टमेंट फिर रिपीट हो रही है। तो वो जो बुनियादी एडजस्टमेंट 10 बार आती है, वो आप 7 बार 8 बार एक ही गो में करेंगे तो यार कैसे नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा एक ही गो में बैठे और सारे एक दिन न्यूमेरिकल करें, उसके अलावा कुछ टाइम बचे, आपको एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूँ कि अगले दिन आपने क्या करना है, अगले दिन आपने जनाब थ्योरेटिकल पार्ट का नहीं सर, व्हाट टू क्रैक एंड व्हाट टू अंडरस्टैंड, ये हमारा एरिया है सर। प्रियम्बल पढ़े फारिग करें, ये भी पढ़े फारिग करें। टैक्स में क्या शामिल है ये रीड करने की जरूरत है। टैक्सेबल सप्लाई क्या है, पढ़े फारिग कर दें एक बार। सर सप्लाई बुनियादी तौर पे ये अंडरस्टैंडिंग है, इसके साथ लिखना चाहिए मुझे न्यूमेरिकल। एक है रीड ओनली, एक है न्यूमेरिकली तैयार करना यानी कॉन्सेप्चुअली, और एक है क्रैम। ये 3 कैटेगरीज बनाई है ना हमने। टैक्सेबल गुड से क्या मुराद है, कुछ नहीं है। एग्जाम सप्लाई क्या है, यहां से ना कीजिए, आगे आ रहा है वहां पे जीरो रेटेड छोड़ दें। सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इस तरह से पूछा जा सकता है कि नहीं, वैसे रीड कर लीजिए बस एक बार। सर अब ये जो एग्जांपल, ये क्रैमिंग है, मैन्युफैक्चरर क्रैम है, मैन्युफैक्चरर क्रैम है, रिटेलर रिटेल प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर, रजिस्टर्ड पर्सन। सर टैक्सेबल एक्टिविटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये है न्यूमेरिकली करना। न्यूमेरिकली करने से मुराद है कि इंडिविजुअल लेवल पे एक एक चीज पता होनी चाहिए, लेकिन सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। या इसको ऐसे कहूं कि अगर आपको वो कह दे कि कंसिडरेशन फुली और पार्टली इन काइंड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन मार्केट वैल्यू। इसको न्यूमेरिकली तैयार कीजिए, इसको रट्टा लगाने से ज्यादा समझिए। सर एसोसिएट की डेफिनेशन आनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एहतियातन आपको रीड कह रहा हूं, काट नहीं रहा। यार रीड का मतलब यह है कि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर सवाल आ जाए तो कम से कम आपने इतना जरूर पढ़ा हो कि आप उसके जवाब लिखकर कोई 60 नंबर 60%, 60-65% नंबर ले लें। यानी एक वर्ड उसको एक बार पढ़े छोड़ दे, भाई इसकी टेंशन नहीं, वो मैं काट रहा हूँ। रीड का मतलब है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपको रट्टा ना लगाओ, लेकिन वो सवाल आए तो आप उसमें से अंडरस्टैंडिंग की बेस पे 60-65% नंबर पासिंग मार्क्स कम से कम ले लें। ये रीड का मतलब है। कैम का मतलब है पूरे का पूरा याद होना चाहिए। ओपन मार्केट प्राइस बस रीड कर लीजिए, और प्रोविजनल टैक्स भी रीड करें कि यार ये कौन सा होता है। हाँ, सिमिलर सप्लाई ग्राम करें। सर टाइम ऑफ सप्लाई न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस में टैक्स पीरियड रीड कीजिए, ई इंटरमीडियरी क्रैम करें, कॉटेज इंडस्ट्री क्रैम करें, क्रस्ट क्रैम करें, ड्यू डेट
इसको यहाँ पे काट दें, वहीं पे तैयार करेंगे 19 जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था। कहां पर फर्दर टैक्स नहीं आता सर? 5 पॉइंट्स क्रैम करने हैं, कोई से भी जो आसान लगते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकली पूरा इंपॉर्टेंट है। आपने गौर किया, एक बार कल न्यूमेरिकल कराते हुए चौथा पॉइंट आया है, एक बार पांचवा पॉइंट आया, एक बार ये छठा पॉइंट आया। इस तरह पॉइंट्स आ सकते हैं। 5 पॉइंट क्लेम कर लीजिए कि अगर वो थ्योरेटिकल थे, वरना आएगा इसमें से न्यूमेरिकली। ये बात ऐसे ही है, लेकिन फिर भी एहतियातन 5 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, और वो याद करने मुश्किल नहीं होंगे इंशाल्लाह। थर्ड स्केड्यूल आइटम पे ये पता होना चाहिए कि रिटेल प्राइस पे टैक्स लगता है। बाकी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकली का मतलब है क्रैम करने पे जोर नहीं देना, अंडरस्टैंडिंग करने पर जोर देना। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, उसने क्लास में वो आपको थोड़ी देर में कॉल करता। बॉस, मैं क्लास में आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, ये फारिग है। एक्स्ट्रा टैक्स, हाँ, ये काम की चीज है और इसको याद ही कर लीजिए। कैपेसिटी टैक्स याद कर लीजिए। टैक्स ऑन रिटेलर याद कर लीजिए। टैक्स ऑन शिप प्रोडक्ट, इसके वजह से ये वाली बात पता होनी चाहिए कि ये थर्ड स्केड्यूल आइटम इसने नई नई बनाई है। ये याद ही कर लीजिए, चूंकि इसने ना थर्ड स्केड्यूल आइटम 13 स्केड्यूल आइटम जो है ना, ये अभी इस बार आया है। ऐसे ही पूछ ना ले, इसको आप क्रैम कर ही लीजिए। सीएनजी वाला बस रीड कर लें। 3.9 लाइबिलिटी टू पे टैक्स रीड करें। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी टैक्स। हाँ, 4.2 भी क्रैम करना है, 4.3 ये पक्का क्रैम करना। जीरो रेटिंग की अगर हम बात करें, गुड्स चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। यार ये सारा न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट होने का ये कि पॉइंट्स इस तरह पढ़ेंगे यार, वो जब हिट करे तो आपको पता होगा ये कौन सी आइटम। सर ये रजिस्ट्रेशन वाला जो एरिया है ना, वो इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड क्रैम। ये वाला एरिया रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन किधर देनी है और कहाँ दरखास्त देनी, क्रैम। सर ये क्रैम टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट क्रैम, कंपल्सरी क्रैम। 6.4 बस ठीक ही है, इसको रीड कर लीजिए। चेंज इन पर्टिकुलर्स, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आता हर बार उससे है। जब वो इसी टॉपिक में से कुछ और देना चाहेगा ना, तो वो इस एरिया को हिट कर देगा कि पर्टिकुलर चेंज कराएं, क्या करें, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो गई है, क्या करें, कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। सर इसको आप
इसमें मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ कि क्रैम या पक्का रखा या दरमियाना वाला जिसको हम रीड कह रहे हैं, उस वो वाली बात है। सर आप क्रैम कर लीजिए, सेल्स टैक्स है, इसमें हम रिस्क नहीं लेते। डी रजिस्ट्रेशन क्रैम, डी रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर क्रैम, सस्पेंशन क्रैम, ब्लैक लिस्टिंग क्रैम। चैप्टर 18 में आइए। चैप्टर नंबर 18 में सर ये चेंज ऑफ रेट ये क्रैम है पक्का, ये तो काट ही दीजिए। टाइम एंड मैनर मोड ये रीड कर लीजिए, काफी है। आउटपुट टैक्स न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, रीड कर लीजिए। ये एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट उसने आपको नहीं देना, ये सर न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकली रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, रीडिंग का मतलब है 3 से 4 बार पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट जेन में बैठ जाए। न्यूमेरिकल का मतलब है अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बस ठीक है, बस ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। बस ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कैंसिलेशन, ये एक बार याद कर लीजिए ना। यहां पर आके जिस तरह मैंने आपको पहले इनवॉइस करवाया था, वो इनवॉइस वाला तैयार करके उसके एक बार पर्टिकुलर याद कर लें, वो यहां पर भी फिट इन आ जाएंगे और यहां पर भी फिट इन आ जाएंगे। सर ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने सेल्स टैक्स इनवॉइस लिख दी है, उसको क्रैम कर लेना, इसको रीड कर लो, बस काफी है। ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इसको क्रैम कर लीजिए, गर्चे ये भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। इनपुट टैक्स न्यूमेरिकल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कब क्लेम करना है, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली। एक बार पास पेपर में प्रोविजन और फाइनल एडजस्टमेंट भी आ गया था, ये भी क्रैम करना है। ये वाला एरिया न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 73 वाला। Certain transaction and input tax related that are inadmissible numerically important है, यानी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट। ये वाला एरिया न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, बस एडजस्टमेंट। रिफंड रीड कर लीजिए, मेनली इसमें कुछ वो नहीं है। असेसमेंट इसको याद करना है, दो हिस्सों में याद करें। एक हिस्सा ये वाला पहला है, इसमें से सिनेरियो बन सकता है, और एक हिस्सा ये वाला दूसरा है, इसमें से सिनेरियो बन सकता है। रिकवरी ऑफ शॉर्ट पेड अमाउंट विदाउट नोटिस, ये आपको पता होना चाहिए यार, कि अगर वो क्या कर देंगे, इसको सी कर दीजिए, ये क्रैम ही कर लीजिए, छोटा सा सिनेरियो बना कर ना ले दे। मंथली क्वार्टरली एनुअल रिटर्न ये क्या होती हैं, इसको याद कर लीजिए। ये वाली बात भी याद होनी चाहिए, रीड है वैसे ये भी, और वो क्रैम, ये वाली बात भी याद होनी चाहिए कि यार अगर मल्टीपल हो तो क्या करना है।
सर ई इंटरमीडिएट की डेफिनेशन बस याद होनी चाहिए, बाकी ये वाला भी रीड ओनली है। ई इंटरमीडिएट की डेफिनेशन वहां मैंने आपको क्रैम करने के लिए क्या दी है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ये क्रैम करना है लेकिन यहां से नहीं करना बल्कि चैप्टर नंबर 14 से क्रैम कर लीजिए। पार्टिकुलर्स ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, इस सवाल में इस तरह से नहीं आना किसी टेस्ट। ये वाली बात अपने ज़हन में रखिए, अगर वॉलंटरली रिटर्न रिवाइज किए तो कोई पेनल्टी नहीं है। ये जो रिवीजन ऑफ रिटर्न है ना, यहां से शुरू हो रही है, इसको क्रैम कर लीजिए। रिवीजन ऑफ रिटर्न वाले एरिया को क्रैम कर लीजिए। स्पेशल रिटर्न और फाइनल रिटर्न, इसकी वही बुनियादी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन मैं इसको आपको फिर भी रिस्क नहीं लूंगा, बल्कि कहूंगा 5 तरह की रिटर्न है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल, स्पेशल और फाइनल। इसकी ये समरी बनी हुई है, ठीक है, वहां से क्रैम कर लीजिए, ये समरी भी है। रिकॉर्ड की बात करें, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ याद करनी आसान है और सिंपल है ना, इनको 3 से 4 बार पढ़ते हैं तो ये वैसे ही आपको याद हो जाता है। जैसे रिकॉर्ड कौन कौन सा मेंटेन करना है, टैक्स इनवॉइस, ये क्रैम कर लीजिए और वहां पर इसको अप्लाई कर दीजिएगा। रिटेंशन 6 साल के लिए होती है और ये वाली बात रेफर ही करनी है बाहर। ये वाला ऑडिट है बेसिकली, और इसको भी क्या करना है, रेफर ही करना। ये भी क्रैम है, ड्राइंग ऑफ सैंपल भी क्रैम है। ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट ये न्यूमेरिकल। सेल्स टैक्स में क्या क्या चीजें सर, आपकी आज की असाइनमेंट सबसे पहली 2 काम आपने लाजमी करनी है। यानी मैंने आपको कहा कल टेस्ट नहीं है बल्कि परसों टेस्ट है ना, तो आपके पास अच्छा मार्जिन है तैयार करने का। दूसरे नंबर पे आपको ये बात कही कि यार आपने परसों के टेस्ट से पहले पहले ये वाले 8 न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लेते। तीसरे नंबर पे आपको जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि भैया ये न्यूमेरिकल तैयार करने के अलावा ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। मेजॉरिटी मैंने करा दी है, जो 1 ऑफ नहीं कराए वो आपने करने हैं। मैंने आपको जो करवा दिए हैं कॉन्सेप्ट, इससे बाहर कुछ नहीं है। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद आई क्या के सवाल है, आई क्या के क्वेश्चंस को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तो मैंने करवाए हैं, थ्योरेटिकल में मेनली रखा होता है सर, सारे करने हैं, थ्योरेटिकल सारे सवाल करने हैं। आपके पास 2 दिन है, फुल फ्लेज एफर्ट कीजिए। आज का सारा दिन है, कल का सारा दिन है, परसों 2 दिनों में कुछ ना, मतलब टैक्स का कुछ ना पढ़िए, सिर्फ यही तैयार कर लीजिए। एक बार आपका ये, एक मैं आपको बात करूं यार, जब आपने रिवीजन करनी है ना, उस वक्त सेल टैक्स की रिवीजन ना करना, एक दिन वहां बच जाएगा। ये गरम गरम है, ये भी तैयार कर। मेरी बात समझ आ रही है? जब आपने 5 वहां पे रिवीजन करनी है तो जो सेल टैक्स की रिवीजन है वो ना करें भाई आप, ठीक है। आप क्या कर ले, आप अभी के भी इसको तैयार करके, कल नहीं तो परसों इसका टेस्ट है। बार बार कह रहा हूँ यार, उस टेस्ट पे बड़ा फोकस कर रहा हूँ, और वो हम जो है वो 30 मार्क्स का टेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंशाल्लाह पेपर में उसका वो वाला पोर्शन टेस्ट होता है। 1 घंटे में हमको करना होगा, फिजिकली करें, कल नहीं तो परसों यानी थर्सडे वाले दिन इसका टेस्ट होगा। यहां पर फिजिकली 9 से 10, ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन परफॉर्म कर दें, वो आपकी अपनी चॉइस है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है सर।
अच्छा जनाब, ये आपके साथ डिस्कस कर लिया, लगे तो मैं सोच रहा हूँ एक काम और कर लूं, और वो ये है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को जरा डिस्कस करें। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 करना, फिर हमारा सिर्फ इनकम टैक्स रह जाएगा ना, निकालें जनाब। चैप्टर नंबर 1। अच्छा, कुछ सवाल ऑनलाइन वाले जो पूछ रहे हैं, मैं पहले उनको आंसर कर दूं। सर चैप्टर नंबर 14, 15, 16 का टेस्ट कब है? सर थर्सडे को उसका टेस्ट है, और फिर फ्राइडे ऑफ करके सैटरडे को 14, 15, 16 कर लें। अगर आप, मैं सैटरडे को टेस्ट शेयर कर दूंगा, जिसकी तैयारी सैटरडे को हो जाए ठीक है, नहीं तो संडे को भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपने 14, 15, 16 चैप्टर, इसके बाद मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है, सेल टैक्स तैयार कर लिया, उसके फौरी बाद क्या तैयार करना है? 14, 15, 16, ये 3 चैप्टर इसके उसके फौरी बाद तैयार करने। सो मेक श्योर कि आप वो, यानी जब ये कर लेंगे, इसके बाद आपको एक दिन ऑफ दूंगा, चैप्टर 2, 3 बाद में भी हो जाएगा यार, ये 14, 15, 16 भी करना, ठीक है? तो मेरा दिल ये है कि बजाय इसके कि मैं टेस्ट लेके अपना मामला कहूंगी जी मैंने तो टेस्ट ले लिया है, मैं चाहता हूं वो काम करूं जो आप एग्री करें और तैयार हो गए हम साथ करेंगे, ठीक है? तो चैप्टर 14, 15, 16 मतलब फिर भी उसके भी 10 से लेक्चर तो हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने लेक्चर लेने में भी दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो कोई मसला नहीं है, आप जुमेरात को इसका टेस्ट दीजिए, जुमेरात का दिन टेस्ट देने के बाद बाकी 9 से 10 के बाद जुमेरात का दिन, जुम्मे का दिन पूरा, और फिर हफ्ते वाले दिन परफॉर्म कर दीजिए। हफ्ते वाले दिन 9 से 10 टेस्ट होगा, ठीक हो गया? वो आप नहीं तैयारी भी कुछ रह गया तो हफ्ते वाला दिन भी पढ़े और इतवार वाले दिन ऑनलाइन दे, ठीक हो गया? आपके पास सही ऑप्शन है, बट मेक श्योर कि आप ये 2 एरिया तैयार करने। मुझे पता है जो मेरे जहन में चल रहा है, जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, कि ये अगर 14, 15, 16 अभी इस वक्त आपने नहीं तैयार किया, तो ये बाद में ये वो वाला चैप्टर होते हैं जो बंदा तंग आके छोड़ देता है, और मैं नहीं चाह रहा कि वो एरिया जहां से पक्का पता है 12 से 15 नंबर का पेपर आना, उसको आप छोड़ें। सर जी, कुछ स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंफ्यूजन हो रही है, काम कीजिए चैप्टर नंबर 9, सॉरी न्यूमेरिकल्स में जो 9th जो कराया सवाल मैंने, उसमें उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। देखिए बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट अगर अलग-अलग हो तो अलग-अलग चले। क्वेश्चन नंबर 9 में बाकी सारी जगहों पर बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट थी टैक्सेबल और जीरो रेटेड, लेकिन बिजली के केस में थी टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड, तो आपने इस वजह से उसको ऐड नहीं किया, इतनी सी बात है, इसको ज़हन में रखिए। ये आपने इसके अलावा कितने सवाल किए जहां पे मशीन ए की बेस पे अपोर्शनमेंट और थी, मशीन बी की होती, आपने उन दोनों के टैक्स को ऐड किया था? नहीं किया था, अलग-अलग ट्रीट किया था। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी करना है। सर कल क्लास होगी जी? कल क्लास नहीं है, या मैं ये सोचता हूँ कि कल क्लास करके आपको इनकम टैक्स का भी एक बार बता ही दूं, एक रूटीन में आप लोग आ रहे हैं और आते रहे। कल एक क्लास कर लेते हैं 9 से 10 में, जिसमें मैं आपको इनकम टैक्स का भी बता दूंगा, कौन सा एरिया क्रैम करना, कौन सा आपको न्यूमेरिकली आना चाहिए। सारी आपके सवाल का जवाब दिया है। चैप्टर 14, 15, 16 का कल मैं बता रहा हूँ ना, कल इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। थर्ड स्केड्यूल में नाम याद करने, आप थर्ड स्केड्यूल गौर से देखिए, मैंने उसमें एन लिखा है, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। नाम याद करने की बजाय आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है, इसमें 2-4 चीजें 6 पढ़ ले,
लेकिन थर्ड सेल्यूलर आइटम का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, भले उसका रट्टा ना लगा हुआ। डेफिनेशन, न्यूमेरिकल का मतलब ही है कि रट्टे की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। रीडिंग का मतलब यही है, रट्टे की जरूरत नहीं है उतनी, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि आप पॉसिबल लेवल तक पहुंच जाए। क्रैमिंग का मतलब यह है कि आपने जेन्युइनली क्रैम ही करना है। जी भाई। सर जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव तो एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट है। टैक्स एज ए मीन फॉर डेवलपमेंट, टैक्स एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट की बात करें सर, इसको याद कीजिए सर। बेसिक्स, ये अलहदा ग्रिड है, ये सारा एरिया क्रैम करने के काबिल है। न्यूमेरिकल तो इसमें है नहीं, ये भी क्रैम करने के काबिल है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है हमेशा। प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा क्रैम करने के काबिल। सर पूरा चैप्टर ही हो गया सर, कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पे रिस्क लिया जाए। सर क्या करूं, पास पेपर देखे, आप खुद देख लें, वो सवाल पूछ रहा है कभी कुछ कभी कुछ, मैं कैसे आपको कह दूंगे जाने दो। हाँ, एक एरिया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास पेपर में, देखिए 9th क्वेश्चन भी है, 6th क्वेश्चन भी है, जहां पे वो कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, ऑल्दो ये पिछली अटेम्प्ट में आ गया है और इस अटेम्प्ट में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो ये पूछेगा, मगर इस तरह का सवाल भी आ जाता होता। चैप्टर नंबर 2, यहाँ पे वो नॉन रेवेन्यू के साथ ही, हाँ वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, डिपेंड करता है सवाल। अगर वो सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, नॉर्मली ऐसा सवाल नहीं पूछता। अगर पूछे 5 नंबर का पूछे तो लिखे, नीचे वाले भी सारे लिख दें, और अगर वो पूछे एक्सक्लूसिवली नॉन रेवेन्यू तो सिर्फ नॉन रेवेन्यू वाले लिखे। सर जी इंट्रोडक्शन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। चैप्टर नंबर 2 है फेडरल कंसोलिडेशन फंड में पैसे आते कहां से हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। कस्टडी इंपॉर्टेंट है, एनुअल बजट इंपॉर्टेंट है, और जाते किधर है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर क्या है एनुअल बजट स्टेटमेंट का, सर क्रैम करना है सारा। ऑथेंटिकेशन कौन करता है, क्रैम करना है सारा। सप्लीमेंट्री एक्सेस बजट क्रैम कीजिए, और वोट्स ऑन अकाउंट ये भी क्रैमिंग है, ये भी क्रैमिंग है। सर निकल गया पूरा, यानी ये वाला एरिया छोड़ने वाला है नहीं। जब आपको पता है उसमें से 8 से 10 नंबर का सवाल आने में कैसे कॉम्प्रोमाइज कर ले। सेक्रेटेरिएट्स ऑफ पार्लियामेंट, ये रीड कर लीजिए। फाइनेंस कमेटी, नेशनल फाइनेंस कमेटी आगे 3rd यूनिट में है, वहां पर तैयार किया। सर इसको मैंने आपको इसकी ट्रिक बता चुका हूं, ये नहीं करना, बल्कि सिर्फ क्या करना है, ये वाला टेबल क्रैम करना। नेशनल फाइनेंस कमेटी सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे को क्रैम कीजिए। नेचुरल गैस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, यार कर लीजिए इसको। एग्जाम्शन, ये वाली बात
3.7 ग्राम कर लीजिए, 3.8 बस शीट कर लीजिए। कौन कौन से टैक्स फेडरेशन के हैं, ग्राम करें, ये ग्राम करें, 6 ये तैयार कर लें, वो तो पहले ही 6 है, 5 से 6 की रेंज है इसमें। सवाल देखेंगे, एनएफसी में से सवाल आया हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें से सवाल आया हुआ है, 1-2 बार सवाल आया हुआ है फेडरल कंसोलिडेशन फंड क्या है और उसके क्या खर्चे हैं, लेकिन उसमें रह इतना थोड़ा जाता है पीछे कि बंदा कहता है कि इसको क्रैम ही कर लीजिए। हाँ जी, सर जी एथिक्स से क्या मुराद है, छोड़े इसको, आपके काम की चीज नहीं। एथिक्स फॉर लेजिस्लेटर क्रैम कीजिए, 2 नंबर 3 नंबर का आ सकता है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं उधर, या एडम स्मिथ वाले याद कर ले या ये याद कर, कोई एक याद कर ले, ठीक है। एडम स्मिथ, और क्या है, ये सारे कैनन जो है, ये वाले कैनन, प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे क्रैम करने हैं सर, कुछ छोड़ना नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, यानी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है। चैप्टर नंबर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया एनएफसी और टैक्सेस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है, उसकी लिस्ट। सर इसमें ये भी आ चुका है, ये वाला सवाल काफी बार आ चुका हुआ है कि इसको पूरे को ही क्रैम करना है यार, वैसे इसमें से सवाल आने के चांसेस कम है, ऊपर वाले में से, इसमें से ज्यादा ये पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आया है, एथिकल इश्यूज बड़ी बार आया, इनको एड्रेस कैसे करना बड़ी बार आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बार आ चुका। टैक्स प्रैक्टिशनर, ये रीड ओनली कर लीजिए, पिछली बार आ गया है इसके ऊपर, ये भी पढ़ लीजिए, अगर आ गया तो डील कर लीजिएगा, इसको उस तरह रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, वैसे है आसान, ये क्रैम करना अलबत्ता लाजमी, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन क्या होती है। सर इसके बाद ये जो अगला एरिया है, ये इसने पहली बार डाला, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया था, नहीं तो इस एरिया को तैयार करते वक्त अगर आपको पढ़ने से सही से समझ ना आए तो एक बार दोबारा लेक्चर लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है और शायद इसमें से सवाल दे दे, एथिकली इसमें से सवाल नहीं देना चाहिए। इसकी वजह कि ये आपने ऑडिट अभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये इसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसने बुक में ना सिर्फ ये चीजें डाली हैं बल्कि इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी ऐड किए हैं, जिससे लगता है कि ये काफी मुतमईन है, ठीक है, कि ये होना चाहिए। मैं इस वजह से समझता हूं कि आपको इसको अच्छे से तैयार करना चाहिए विद एग्जांपल्स। विद एग्जांपल्स अच्छे से तैयार करना चाहिए। सर जी मैंने चैप्टर 1, 2, 3 और सेल्स टैक्स, मेरा ख्याल है कि एक एक सफा, एक एक पेज और आपकी किताब का सफा सारा मैंने आपको डिटेल से बता दिया। कल की क्लास में आपने सेल टैक्स पढ़ के सेल टैक्स पे फुल फोकस कर देंगे 2 दिन, फिर उसके बाद आपने इसका टेस्ट देना है। कल की क्लास सिर्फ एक अटेंड कर लीजिए, इसी रूटीन में ही आप आ रहे हैं, कल भी आ जाइए, 9 से 10 क्लास होगी, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इनकम टैक्स का कौन सा पोर्शन है जो आपने इस तरह से तैयार करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी ज्यादा है,
इंशाल्लाह उसको कल डिस्कस करेंगे। सर आपके ज़हनों में जो सवाल है वो प्लीज पूछ लीजिए। ऑनलाइन वालों जरा चेक कीजिए, आए हैं वो बच्चे। अच्छा जी, मैसेज पहुंचा दिया उनको, वो कल इंशाल्लाह करा देंगे। असद रियाज सवाल पूछिए सिर्फ, सर से क्या समझूं मैं? सर जी प्लीज सेल टैक्स के बाद रख लें क्लास। यार मैं ना फिजिकल वालों की एक रूटीन देख रहा हूँ कि वो रूटीन से आ रहे हैं, तो उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि वो आते रहें और हो जाए। एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आपकी बाकी क्लासेस हो रही हैं कि नहीं, सिर्फ टैक्स ये भी खत्म हुआ है या लॉ भी खत्म हो गया? लॉ की चल रही है। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कल कर लेते क्लास ताकि ना ये काम एक बार हो जाए। आज हमारी लास्ट क्लास थी, ऑफिशियली मैंने उस कोर्स को कंप्लीट करा दिया। अलबत्ता कल आपसे मुलाकात होगी और जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सा एरिया मजीद करने की जरूरत है। मैं बस एक ही बात कहूंगा कि खुदा हाफिज कोई नहीं होता हमारे प्रोफेशन में। मैं आप लोगों के साथ कमिटेड हूं, जब तक आप लोग पेपर नहीं दे देते मैं हाजिर हूं इंशाल्लाह। आप लोग इस बात पे शायद हैरान हो जाए कि बहुत से बच्चों के एमसीक्यू व्हाट्सएप पेंडिंग है। मेरे पास व्हाट्सएप बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जब मेरी क्लासेस ये वाली भी खत्म हो जाएंगी तो इंशाल्लाह मेरे आंसर देने की टाइम जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मैं क्लास में नहीं हूँ। आपके जब आज बैक टू बैक क्लासेस है ना, तो मैं उन क्लासेस में ही हूँ। लेकिन जब ये वाली क्लासेस खत्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको आंसर बहुत जल्दी ही मिल जाया करेगा। अब बहरहाल मैंने अपने पूरे पैशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि मैं पढ़ाऊं। समहाउ दरमियान में जहां पर भी प्रॉब्लम हो टिल द एग्जाम मैं हाजिर हूँ। और मैं हर बार कहता हूँ कि यार मुझे वो ग्रुप में और मुझे मैसेजेस में सुबह 7 बजे मैसेज आ रहे थे कि सर खुदा हाफिज दुआ कीजिएगा। इससे वो बच्चे निकल रहे होते हैं। समहाउ हम तब तक अवेलेबल होते हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड है। और मैंने आपको तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे तब हम अवेलेबल होंगे आपकी सपोर्ट के लिए। ये अल्लाह ताला ने आसानी कर दी और हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की, तो लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। यानी कोई भी टॉपिक का आपको मसला है, नहीं पढ़ सके कोई मसला है, तो वो लेक्चर डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। आज एक फाइनल लेक्चर डिटेल भी मैं शेयर करा दूंगा। ठीक है, उसका फायदा ये हो जाएगा कि यार आज तक के सारे लेक्चर्स की डिटेल मौजूद होगी। रेलेवेंट डेट का लेक्चर निकालिए और वहां पर जो पॉइंट है, अगर पूरा टॉपिक है या कोई चीज है तो वहां पूछ लीजिए। कोई एक आध बात है तो देख लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह दोनों तीनों केसेस में हाजिर हूँ। ले सर, आज के लिए इतना ही था। कल इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम इनकम टैक्स के हवाले से ये डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सेल टैक्स अच्छे से पढ़ें, कोई सवाल पेंडिंग है तो वो जरूर बता दीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। सिलेबस